जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम लोगों ने पूरा अलग अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है। एक प्लेलिस्ट आप लोगों की मैथ की चल रही है, एक चल रही है आपकी साइंस की। ठीक है, साइंस में अभी तक हम लोगों ने लगभग 7 से 8 चैप्टर कर लिए हैं जो कि फिजिक्स वाले पार्ट है। पहले हम लोग फिजिक्स वाले सारे चैप्टर को निपटा रहे हैं, इसके बाद फिर केमिस्ट्री करेंगे, फिर हम लोग बायो के चैप्टर को करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं देखते हैं, आप लोगों को पता होगा, जो लोग रेगुलर हैं और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ। आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके की टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टीचिंग से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन होता है, कोई भी वैकेंसीज होती है, कोई भी चीज़ होती है, सबसे पहले हम लोग अपने चैनल पे लेके आते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो कि पूरा एनसीईआरटी बेस्ड हमने कंटेंट लिया हुआ है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आने वाले टाइम से जो सीटेट का लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। कहने को तो सिलेबस 6 to 8 है, बट लगभग मैंने पिछले 2023-24 के जितने भी पेपर हुए हैं सबका एनालिसिस किया है। वहाँ से हम लोगों ने जो क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है उसका जो लेवल देखने को मिला है 10th स्टैंडर्ड तक का देखने को मिला है। तो मैंने आप लोगों के लिए कंटेंट भी बिल्कुल उसी लेवल का लाया है। सबसे पहले हम लोग एक कंटेंट पे बात करेंगे आज की, ठीक है ना। कंटेंट सीखने के बाद उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग विद्युत के बारे में थोड़ा सा क्या जान लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, इसका परिचय जान लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, एक जो धारा होती है या विद्युत होता है, ये उष्मा के आप ये क्या कहते हैं, जो अपना चार्ज होता है उसके प्रवाह की दर होती है। ठीक है, एक तरह की एनर्जी फ्लो होता है। ठीक है, तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि क्या होती है, प्रवाह की दर होती है किसका, क्यू। क्यू मतलब उष्मा की, ठीक, सॉरी मैं बार बार उष्मा बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने, चार्ज की। ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखिए, I इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है, ये आपको नोट रखना है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है ना, क्यू क्या होता है, I को रिप्रेजेंट करते हैं विद्युत धारा से, क्यू होता है आपका चार्ज जिसको कि कूलाम्ब इसकी यूनिट होती है, टी जो होता है टाइम होता है। जैसे पर सेकंड, पर टाइम में, हर एक मिनट में या मिनट में मेजर करो या सेकंड में कितनी उष्मा, ये आवेश, इसको हिंदी में आवेश भी कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ चार्ज को आवेश। ठीक है ना, तो आवेश प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कोई वायर है तो उसमें से जो करंट फ्लो होता है उसी को बोला जाता है। और मैग्नेट में मैंने ये चीजें डिस्कस कर दी है कि इसके चारों तरफ क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र भी बन जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके मात्रक की बात कर लेते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं, तो एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर होता है। इसको किस में मेजर किया जाए, जैसे हर एक क्वांटिटी को आपको पता होगा कि उसका एक मेजरमेंट होता है। जैसे दूरी को मीटर में मापते हैं, इसी तरीके से आप लोगों ने 7 मूल धातुएं भी, मूल तत्व भी देखा होगा जिनकी आप लोग यूनिट भी पढ़े होंगे। ठीक है, स्कूल टाइम में। तो इसको हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर से। ठीक है, सॉरी, इसका अमीटर होता है, मात्रक होता है। ठीक, सॉरी, एम्पियर इसका मात्रक होता है, मात्रक समझ गए, एम्पियर हो गया। ठीक है, अब इसको जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस औजार का इस्तेमाल करके इसको मापा जाता है, अमीटर बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, अमीटर। ठीक है, इसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। इंट्रोडक्शन, ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता रहनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ चलते हैं। अब हम आ जाते हैं, देखते हैं कि क्या विद्युत जो है, हमारा धारा जो है वो सदिश राशि है या अदिश राशि है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि राशियां जो होती हैं वो दो तरह की होती है, एक होता है सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि। सदिश राशियां किसे बोलते हैं, जिसमें क्वांटिटी के साथ साथ दिशा भी निर्धारित होती है, उसे सदिश राशि बोलते हैं। और अदिश राशियां ये वो होती हैं जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड, इसका मतलब कि जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो होता है, पर उसमें दिशा निर्धारित नहीं होती, उसे हम लोग अदिश राशियां बोलते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम करंट की, इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब आई की बात करें, तो एक अगर मैं बात करूं कि इसमें दिशा है कि नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पास दिशा होती है। ठीक है ना, जो विद्युत धारा होती है इसकी खुद की दिशा होती है, इसके बावजूद भी इसको अदिश की कैटेगरी में रखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अदिश की कैटेगरी में रखा जाता है। बात समझ गए, स्केलर, इंग्लिश वाले समझ लीजिए, इसको स्केलर में रखा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई पूछेगा दिशा होती है, हाँ दिशा होती है, लेकिन फिर भी इसको अदिश में रखा जाता है, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्मूले को ये सेटिस्फाई नहीं करना, उतना डिटेल में नहीं जाना, बस इतना याद रखना है कि ये एक अदिश होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना,
यहाँ तक आप लोग बातें समझ गए होंगे। चलो थोड़ा सा अब आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। अब हम देख लेते हैं सर्किट के बारे में कि सर्किट क्या होता है, ठीक है ना। एक सेकंड मैं इसको इधर लगा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। हाँ, तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं सर्किट की। सर्किट क्या होता है, आप लोग देखते होंगे जैसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट को जोड़ करके एक परिपथ तैयार कर देना। सर्किट जैसे करंट होता है, मान लो सर्किट में देखता हूँ क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। एक देखिए आपका बैटरी आता है। बैटरी की अगर मैं बात करूं तो देखिए बैटरी क्या होता है, छोटी छोटी प्लेट का क्या होता है, कलेक्शन होता है। दो प्लेटें जैसे बैटरी में क्या होती है, ये जो आप देखते हैं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। क्या होता है, एक में एक धनात्मक होता है आपका, एक ऋणात्मक होता है। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। अब बैटरी क्या करती है, यहां से विद्युत धारा निकालती है। बैटरी में आवेश होते हैं, वहां से क्या निकलती है, विद्युत धारा निकलती है, ठीक है ना। अब ये देखिए, अब यहां से हम विद्युत धारा लेके जाते हैं। यहाँ पे एक देखिए अमीटर लगा हुआ है। एमीटर क्या करेगा, धारा को मापेगा, ठीक है। ये मापेगा, फिर यहाँ से करंट निकल करके इस तरह से जा रहा है। ये जो सब सिस्टम बिठाया गया है कि बैटरी ले लिया गया है, साथ में अमीटर ले लिया गया है, ये तार, ये वायर हो गई, और उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस अभी बताऊंगा क्या होता है, ये ले लिया। सबका एक जो कॉम्बिनेशन होता है, इसी को बोला जाता है सर्किट या परिपथ। बात समझ गए, इसी को बोला जाता है सर्किट या परिपथ। अच्छा, एक वर्ड याद रखना, अगर कहता है किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका मतलब होता है कि परिपथ क्या है, क्लोज्ड है। क्लोज्ड है मतलब जुड़ा हुआ है। अगर ये कह दे कि एक परिपथ है वो ओपन परिपथ है, ठीक है ना। एक सर्किट है वो ओपन सर्किट है। आपसे अगर मैं पूछूं कि एक सर्किट है ओपन है, क्या उसमें से करंट जाएगा, तो आप कहोगे कि ओपन सर्किट में करंट नहीं जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ओपन होने का मतलब होता है ना, यहाँ पे देखिए ब्रेक हो जाना। ये देखिए जैसे मैंने ब्रेक कर दिया यहाँ से, तो ये ओपन सर्किट हो गई। ये देखो ओपन सर्किट हो गई यहाँ से ना। अब यहाँ से करंट नहीं जा पाएगा क्योंकि वायर टूट गया है। तो ये बात आप लोग समझ गए। अब इसमें क्या क्या चीजें आती है वो मैं बता देता हूं। देखिए आर जो वर्ड आया हुआ है इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। अभी मैं रेजिस्टेंस को डिटेल में पढ़ाता हूं, क्या होता है क्या नहीं होता है। वी जो होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है, अगर ये एक वायर है सपोज ए और बी, इस वाले पे कितना पोटेंशियल है और इस वाले पे कितना पोटेंशियल है, दोनों का डिफरेंस जो होता है वही वी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, विभवांतर हिंदी में इसको बोला जाता है, विभवांतर, ठीक है ना, विभवांतर। ये विभव का मतलब होता है ना, आवेश को एक जगह से उठा के ले जाकर के दूसरी जगह पहुंचाने का काम करना, ठीक है ना। तो जो कार्य होता है उसी को विभव बोला जाता है। अच्छा, इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे, सब कुछ समझ गए, दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप लोग ये देखते होंगे इस तरह से एक बल्ब जुड़ा रहता है। तो ये जो होता है बल्ब जो होता है, इसमें पूछता है कि इसका जो वायर होता है, फिलामेंट होता है, किसका बना होता है, तो आप लोग याद रखोगे टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। बीच में एक चीज और आता है, यहाँ पे एक फ्यूज लगा होता है, फ्यूज तार, ठीक है ना। फ्यूज किस लिए पूछता है, किसी भी सर्किट में या किसी भी घर में फ्यूज तार का क्या इस्तेमाल होता है। तो फ्यूज एक तरह का सेफ्टी चीज है, ठीक है ना। उससे क्या होता है, सेफ्टी के लिए वो लगाया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे फ्यूज तार लगा हुआ है, अगर हमारे जो उपकरण यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जैसे मान लो टेलीविजन हो गया आपका, और भी घर में जो भी चीजें हैं इस्तेमाल वाली वो जुड़ी हुई हैं, तो अगर कभी ऐसा सिचुएशन आती है कि धारा जो है बहुत अधिक आ जाती है या कम हो जाती है, तो ये जो फ्यूज तार होता है ये गल करके परिपथ को तोड़ देता है। परिपथ तोड़ जाता है मतलब परिपथ खुल जाता है, तो आगे की चीजें वो नुकसान होने से बच जाती है। तो इसीलिए फ्यूज जो होता है इसका इस्तेमाल सेफ्टी के लिए किया जाता है। ये बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं, इसी से रिलेटेड आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ओम्स लॉ, ठीक है ना। ओम्स लॉ क्या होता है इसको जान लेते हैं। देखो वैसे आप सारे साइंस बैकग्राउंड के इतना ज़्यादा डाउन होकर के नहीं मुझे जाना चाहिए, लेकिन आप लोग को बस एक तरह से रिवीजन में करा रहा हूँ, ठीक है ना। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V जो होता है, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किसी परिपथ में, जैसे ये परिपथ है, चलो मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये परिपथ है, ठीक है ना। इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा मतलब I और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V, इनका जो रिलेशन होता है वो ओम्स ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था, तो इसी से बना था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, अगर किसी विद्युत परिपथ में, किसी सर्किट में जितनी अधिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही अधिक उसमें क्या होगी, करंट फ्लो होगी। तो इसीलिए उन्होंने दिया था कि V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, ठीक है, बात समझ गए। तो आप लोग प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर V बढ़ेगा तो I भी साथ ही साथ बढ़ेगी, अगर V घटेगा तो I भी घटेगी, ठीक है।
अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी का अगर साइन हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट लिया जाता है, तो उससे इस तरह से देखो यहाँ पे लिखा है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जाता है कि V इज इक्वल टू आई आर, ये हो गया, R एक कांस्टेंट की तरह लिया जाता है। अब यही जो R होता है ना, इसी को बोलते हैं रजिस्टर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। हिंदी में इसको प्रतिरोध बोलते हैं, प्रतिरोध, ठीक है ना। प्रतिरोध जैसा कि शाब्दिक अर्थ से ही समझ में आ रहा होगा कि रोकने वाला। प्रतिरोध क्या काम करता है, किसी भी सर्किट में धारा के प्रवाह का अप्रोच करता है, रोकता है। कि अगर बहुत ज्यादा धारा आ रही है, प्रतिरोध अगर अधिक है, उच्च प्रतिरोध है, तो धारा को रोक देगा, कम कर देगा, ठीक है। तो ये होता है इसका रेजिस्टेंस का काम होता है प्रतिरोध, ठीक है। अगर मैं इसका रिलेशन निकालना चाहूं, R की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करना चाहूं, तो देखो R इक्वल टू आपका हो जाता है V बाई आई। कैसे, इस I को इसके डिनोमिनेटर में ले गया तो R की मतलब प्रतिरोध बराबर हो जाता है विभवांतर बटे धारा, ठीक है ना। ये बात समझ गए। यहां से एक चीज और निकलता है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I होता है। इसका क्या मतलब है, अगर मान लो ये कि ये वायर है, ये अपना एक वायर है, इसमें अगर धारा अधिक है, इसका मतलब R इसमें कम है, धारा अधिक तो R कम। अगर धारा रेजिस्टेंस ज्यादा कर दूंगा तो धारा जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, वो डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये होता है अपोजिट रिलेशन इनका, ठीक है। यहां तक समझ गए, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए, इसकी जो यूनिट होती है, कई बार ये पूछ लेता है कि जो आपका रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट को ओम बोला जाता है, ठीक है। ओम ऐसे सिंबल बनता है, ठीक है ना, ये इस तरह से करके सिंबल बनता है। चलो अब हम देख लेते हैं चालक क्या होते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल होता है चालक जैसे। अच्छा मैं एक चीज बता देता हूं, परिपथ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन बनता है वो बता देता हूं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि कोई बच्ची है 7वीं क्लास की या 8वीं क्लास की बच्ची है, वो क्या काम करती है कि एक परिपथ है जो टूट गया है, ठीक है ना, परिपथ कंप्लीट नहीं है, तो वो वहां पे क्या चीजें लगा करके परिपथ को कंप्लीट कर सकती है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो। आपको ऑप्शन दे देगा कि पेपर लगा करके या चम्मच लगा करके या ब्लेड लगा करके, इस तरह से ऑप्शन देगा। तो इसलिए हमें कंडक्टर पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो अगर परिपथ को कंप्लीट करना है तो हमें विद्युत धारा का कोई कंडक्टर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई सुचालक ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो तो देखिए, अगर चालक की बात करें, वह पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, उसे हम विद्युत का चालक बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका आयरन हो गया, लोहा हो गया, ठीक है ना, लोहे से भी धारा जाती है। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक की बात करें तो चांदी होती है, ठीक है। क्या होता है, चांदी सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है, सिल्वर, ठीक है। ये बात याद रखना, ये पूछा जाता है। और एक ग्रेफाइट भी होता है, जो पेंसिल की लीड होती है, वो भी एक क्या होती है, विद्युत का सुचालक होती है। अगर आपसे ऑप्शन में मान लो दे दिया कि एक बच्ची है, वो अपने परिपथ को, उसके पास मान लो रबर है, पेंसिल है, ये चीजें तो किससे कंप्लीट कर सकती है, तो आप बता सकते हैं कि जो पेंसिल की नोक होती है उसमें वो बनी होती है ग्रेफाइट की, वो विद्युत का सुचालक होती है, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा यहां तक हो गया। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, फैक्टर अफेक्टिंग क्या, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। रेजिस्टेंस की हिंदी होती है प्रतिरोध, ठीक है ना, प्रतिरोध। अब जो प्रतिरोध होता है, ये किन किन कारकों पे निर्भर होता है, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या है। जैसे सपोज आपके सामने ये एक वायर है, ये एक तार है, तार में क्या क्या चीजें होती है, तार में एक तो लंबाई होगी, तार कुछ लंबा होगा, उसके क्रॉस सेक्शन कुछ वो मोटा भी होगा। तो इनकी लंबाई और चौड़ाई पे, इसकी मोटाई पे, तार की लेंथ पे और तार की मोटाई पे जो रेजिस्टेंस होता है वो निर्भर करता है। अब किस तरीके से निर्भर करता है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। जो प्रतिरोध होता है, तार की लंबाई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका क्या मतलब होता है, जितना लंबा तार होगा उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा उसमें, ठीक है। दूसरा, आर जो होता है आपके इसके तार की मोटाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये देखिए, जैसे तार है ना, ये रहा एरिया। जैसे ये देखो मेरी पेन है ना, इसका ये जो मोटाई कैसे निकाली जाती है, इसका इधर काट का क्षेत्रफल जो होता है वही मोटाई होती है, ठीक है। तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, प्रतिरोध।
ये बात समझ गए। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है किस किस पे डिपेंड करता है। तो पहला देखिए वायर की लेंथ पे, दूसरा वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे, काट के क्षेत्रफल पे, ये जो काट का क्षेत्रफल है इस पे, तीसरा ये निर्भर करता है कि जो तार है आपका ना वो किस मटेरियल से बना हुआ है। जैसे मान लो अगर लोहे का है तो उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, तो जो प्रतिरोध होता है उसमें अधिक होता है। वहीं अगर चांदी का तार है तो प्रतिरोध और कम हो जाता है। तो ये आपसे पूछेगा कि आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं कौन से नहीं है। तो आपको ये पता रहना चाहिए तार की लंबाई भी प्रभावित करती है, तार की मोटाई भी प्रभावित करती है, और तार का मटेरियल जिससे बना हुआ है वो भी आपका क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, अच्छा तो एक फार्मूला तो इनकी हेल्प से भी बनाया जा सकता है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो आप बताओ, इसको मैं ये चीज लिख सकता हूं ना, एक सेकेंड में थोड़ा सा ऊपर करो, यहां से मैं ये लिख सकता हूं क्या, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। दो समीकरण है, दोनों के एक साथ लिख दिया। अच्छा, अब तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे कि जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटा के कोई कांस्टेंट ले लें, तो ये आपका आ जाता है R इज इक्वल टू रो L बाई A। रो क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, जिसको कि बोलते हैं रजिस्टिविटी। इंग्लिश में तो रजिस्टिविटी बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं इसका हिंदी में नाम होता है आपका प्रतिरोधकता, या इस तरह से कोई वर्ड है। रजिस्टिविटी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। R इज इक्वल टू रो L बाई A, ठीक है। अच्छा, अब यहां से ना रजिस्टिविटी के फार्मूले से पूछा जाता है कि रजिस्टिविटी का क्या फार्मूला होता है, डायरेक्ट वो पूछ लिया जाता है। तो देखो ये रो है, तो अगर मैं रो कैलकुलेट करना चाहूं तो A इधर गुणा में हो जाता है, L डिवाइड में हो जाता है। तो रो जो निकल करके आपका आ जाता है, रजिस्टिविटी रो निकल के आ जाता है RA अपॉन L, ठीक है ना। तो ये आ जाता है। और कई बार इसका यूनिट आपसे पूछ लेता है कि जो प्रतिरोधकत्व होता है, रजिस्टिविटी होती है, उसकी यूनिट क्या होती है। तो यूनिट बताइए क्या हो जाएगा, एक तो R की यूनिट ओम, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और पर लेंथ की यूनिट मीटर, ठीक है ना। तो देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कट जाता है, तो इसकी जो यूनिट आती है ओम मीटर आ जाती है। ये याद रखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि रजिस्टिविटी का मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। बात यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ये बातें याद रखनी है। एक बार मुझे बताओ कि जो कोई तार है उसका जो प्रतिरोध होता है वो किन किन कारकों पे निर्भर करता है। तो आप बोलोगे पहला तार की लंबाई पे, दूसरा तार की मोटाई पे, तीसरा तार जिस पदार्थ से बना हुआ है उसके किस पे, रजिस्टिविटी पे, ठीक है ना। यहां तक बातें आपको पता होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ चलते हैं। अच्छा, अब आपके एक बार क्वेश्चन आया हुआ था जो प्रतिरोध होता है उसके कॉम्बिनेशन से, ठीक है ना। तो जो आपका प्रतिरोध होता है उसके 2 तरह के कॉम्बिनेशन हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है ना। क्लास 10th का लेवल है ये। यहां से अभी एक क्वेश्चन भी पूछा गया 2023 में, वो भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो जो प्रतिरोध होता है उसके 2 कॉम्बिनेशन होते हैं कि एक होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं समानांतर जोड़, ठीक है, और एक होता है पैरेलल को समानांतर बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं एक को, ठीक है ना। तो एक आता है आपका पैरेलल और एक होता है सीरीज। सबसे पहले हम सीरीज को बताएंगे। यहाँ पे मैंने फोटो लगा रखा है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे देखिए एक प्रतिरोध R1 ये रहा, R2 ये रहा आपका, R3 ये रहा, 3 प्रतिरोध है, तीनों को हमने एक साथ जोड़ दिया। देखिए 1 2 3। अच्छा, ये जो इस तरह का सिंबल है ना, ये प्रतिरोध को दिखाता है, प्रतिरोध को प्रेजेंट करने का एक सिंबल है, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग सीरीज में जोड़ देते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता है रिजल्टेंट बता दो इसका, ये टोटल क्या आता है। तो R इक्विवेलेंट जो होता है सीरीज की कंडीशन में सबको डायरेक्टली जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये डायरेक्ट जोड़ दो, तो ये आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ गए, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें और ध्यान रखना कि कभी भी अगर प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो उसमें धारा हमेशा समान रहती है। आई धारा यहां है तो यहीं पे आई धारा यहां पे भी रहेगी, यहां पे भी आई धारा रहेगी, यहां पे भी अंत तक आई धारा ही बनी रहती है, ठीक है। एक तो ये समझ गए। इसी तरीके से मान लो अपने पास 3 प्रतिरोध हैं, उनको हमें समानांतर क्रम में जोड़ना है। तो समानांतर क्रम में क्या होता है, सबका लेफ्ट नोड को एक तरफ ले लो, राइट नोड को एक तरफ। अब आपको सब याद आ रहा होगा, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड से ही ये चीजें देख रखी होंगी, ठीक है।
एक देखिए R1 यहाँ पे आ गया, R2 इसके पैरेलल, R3 इसके पैरेलल, इस तरह से जोड़ लिया जाता है। ठीक है, अब श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में डिफरेंस क्या होता है? देखिए श्रेणी क्रम में जो धारा होती है वो पूरी तरह से प्रवाहित होती है, लेकिन समानांतर क्रम में देखो धारा बट जाती है। जैसे यहाँ से I चली, कुछ धारा इसके पास I1 गई, I2 दूसरे में चली गई, I3 तीसरे में चली गई, तो इस तरह से धारा जो है बट जाती है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। और एक ये फार्मूला याद रखोगे, R, इसमें अगर टोटल R कैलकुलेट करना होता है तो 1/R इज इक्वल टू हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2, जितने भी है, जैसे यहाँ 3 है तो 1/R3 इतने पे हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, एक जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। जैसे सपोज आपके पास एक ये रहा, दो प्रतिरोध हैं, एक इस तरह से जुड़ा हुआ है, एक इस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, अब उसके बाद इनका एक, इनको ले जाकर के एक इस तरह से जोड़ दिया गया यहाँ पे, और आपसे पूछ लेगा टोटल, ये मान लेते हैं 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। आपसे इस पूरे परिपथ का टोटल प्रतिरोध अगर पूछ लूं तो क्या होगा? पहले इन दोनों को तो आप पैरेलल में जोड़ोगे, तो पैरेलल में क्या होता है 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। एलसीएम निकल करके 2 आ जाता है, तो एक और एक मिलके 2, ये कट करके 1 आ गया। ठीक है ना, तो इस पूरे का जो मान आ गया, कितना आ गया? 1/R की वैल्यू 1/1 होगी, तो R की वैल्यू 1 आ गई, यहां से 1 आ जाता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस 1 को, ये जो रिजल्टेंट आया इसको, और ये जो पहले से 2 था, इन दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए, ये 1 और ये किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। अब तुल्य जो R आ जाएगा 1 + 2, ये निकल के 3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर वो श्रेणी और पैरेलल दोनों एक साथ भी देता है तो भी आप लोग इसे कर पाओगे। बात समझ गए ना? चलो, आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जितना कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, इस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, और यहां तक बने हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये दे रखा है, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, जब धात्विक चालक, कोई धातु का चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा उसके पर निर्भर करती है। तो ऊष्मा की मात्रा किस पे निर्भर करेगी बताइए? धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा, एक मिनट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर ऑफ डिपेंड ऑन अपॉन इट। ठीक है, तो किस चीज की, एक तरह से वैसे यहाँ पे प्रतिरोध होना चाहिए था, ऊष्मा लिखा हुआ है, प्रतिरोध आप समझ लीजिए ना, प्रतिरोध किस चीज पे डिपेंड करता है। तो ये कह रहा है केवल पदार्थ की लंबाई पे, तो केवल लंबाई पे, केवल लंबाई पे तो नहीं करता, अभी मैंने बताया लंबाई और मोटाई दोनों पे करता है। कह रहा है केवल लंबाई और मोटाई पे, और नहीं पदार्थ के गुण पर भी करता है, केवल पदार्थ की मोटाई पे, केवल पदार्थ की लंबाई और मोटाई। देखिए इसने ये केवल वर्ड जोड़ करके गलती कर दिया है, अदरवाइज ये वाला आंसर सही हो जाता, लेकिन केवल कह दिया तो ये आंसर सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अलावा पदार्थ किस चीज का बना हुआ है उस पर भी निर्भर करता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये केवल आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए केवल वर्ड नहीं लिखा है, कह रहा पदार्थ की लंबाई और मोटाई पे निर्भर करता है। हाँ निर्भर करता है, अगर ये कहता केवल पदार्थ की लंबाई और मोटाई पे करता है तो आप कहोगे नहीं, उसके पदार्थ के नेचर पे भी करता है। ठीक है ना, तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जैसा कि मैंने प्रतिरोध की कंडीशन में बताया था, वैसा ही क्वेश्चन सेम पूछ लिया है आपसे। कह रहा है यदि संयोजक तार नहीं है, आपके पास तार नहीं है प्रतिरोध परिपथ बनाने के लिए, तार नहीं है, तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? बताओ। मान लो अगर ये परिपथ है इस तरह से, ठीक है ना, यहां तक आप लेके गए, आप तार छोटा पड़ गया, तार छोटा पड़ गया, तो तार की जगह में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि तार की जगह पे जब भी हम इस्तेमाल करेंगे विद्युत का चालक ही इस्तेमाल करेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है आप पेपर स्ट्रिप, क्या आप कागज इस्तेमाल कर सकते हैं? कागज में तो धारा ही नहीं जाएगी, ये कट गया। रबर, ये भी नहीं कर सकते। लकड़ी भी, ये भी कुचालक है, नहीं कर सकते। ब्लेड, हाँ ब्लेड आप कर सकते हैं, इसमें से धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कई बार इसको कथन कारक में भी दे देगा। कॉन्सेप्ट अगर आपका रिवाइज हो जाता है, अच्छे से तैयार हो जाता है, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे। ये कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, ये रहा आपके सामने अभिकथन और ये रहा
अभिकथन क्या कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ में स्विच विद्युत धारा का स्रोत होता है। जो स्विच होता है, स्विच स्रोत नहीं होता, वहां से विद्युत धारा थोड़ी ना जनरेट होती है, वो तो एक माध्यम में है, इस परिपथ में इस्तेमाल होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। तो ये तो देखो अभिकथन तो गलत हो गया, ठीक है। जब अभिकथन गलत हो गया तो वैसे ही आपका ये वाले दोनों ऑप्शन कट जाते हैं, ए आर दोनों ट्रू जो दे रखा है, जबकि ए तो फॉल्स हो गया, दो ऑप्शन ऐसे ही कट गए, ठीक है। अभिकथन हो गया। अब यहाँ पे रीजन है, ये कथन ही लिखा हुआ, यहाँ पे रीजन हो जाएगा। कह रहा है जब स्विच खुला होता है तो टर्मिनल के बीच का वायु विद्युत के प्रवाह को रोकता है। बिल्कुल सही बात है। देखो अगर मैंने मान लो एक, सुनो यहां पे बनाता हूं, अच्छे से समझ जाओ आप लोग। ये एक बैटरी है, ये बैटरी है, ठीक है ना। एक ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहां से गया और एक यहां से गया। सपोज यहां से हमने खुला छोड़ दिया, ये परिपथ को इस तरह से खुला छोड़ दिया, कुछ आगे नहीं जोड़ा है, ठीक है। जब ये परिपथ खुला हुआ है तो आपको पता है इसके बीच में एयर भर जाएगी, और जो वायु होती है, एयर होती है, विद्युत का कुचालक होती है। जब विद्युत का कुचालक है तो विद्युत तो आगे जा ही नहीं पाएगी, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो ये क्या करेगा, इसको रोकेगा। तो यही बात लिखा हुआ है कारण में कि स्विच खुला होता है, स्विच खुला रह गया, इस तरह से स्विच खुला रह गया तो टर्मिनल के बीच का वायु विद्युत के प्रवाह को रोक देता। बिल्कुल सही बात है, रोक देगा भाई, क्योंकि ये इंसुलेटर होता है, मतलब कि कुचालक होता है, ठीक है। तो रीजन तो सही हो गया, ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट, ये थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। समझ गए यहां तक बात, ठीक है। अच्छा लगे हाथ, एक बात ये भी याद रखो, जो विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा होती है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है, ठीक है। सपोज अगर एक ये वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित हो रहे हैं तो धारा इधर होगी, ये बात याद रखना, कई बार ये भी पूछा जाता है। और एक बात इसी वक्त याद कर लो, किसी भी टर्मिनल में धारा जो होती है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहती है। पॉजिटिव टर्मिनल से कहां जाती है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। चलो ये भी क्वेश्चन आपका डिस्कस हो गया। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है, इसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा है क्यू विक्टर ने विद्युत परिपथ में एक बैटरी और एक निश्चित प्रतिरोधक जोड़ा। अब वह विभवांतर को बदले बिना विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करना चाहता है, वह ऐसा कैसे कर सकता है। अच्छा ये देखिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है रियोस्टेट बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं परावर्ती प्रतिरोध। तो देखिए अगर ये चाहता है कि बिना विद्युत प्रभाव को नियंत्रित कर सकता है, ये लोग कैसे बिना बदले विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करा जा सकता है इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके। किसका, एक बार पूछा गया था, तो रियोस्टेट बोलते हैं इसको, परावर्ती प्रतिरोध को जोड़ करके। तो ये ऐसे ही याद रखो, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक बार पूछा गया था तो मैंने ये प्रीवियस ईयर में ले लिया था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। देखिए ध्यान से क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है आपसे, यदि किसी तार की लंबाई और उसका अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद दोगुना कर दिया जाए तो उसका विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विद्युत प्रतिरोध का फार्मूला मैंने आपको सिखा रखा था, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये बता रखा था, ठीक है ना। तो अब आपसे कह रहा है अगर तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, लंबाई और उसके अनुप्रस्थ क्षेत्र काट का क्षेत्रफल दोनों को दोगुना करवा रहा है, अगर इसको भी दोगुना कर दोगे इसको भी दोगुना कर दोगे तो कह रहा है आर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताओ, जब ये भी दो दुगुना हो गया, ये भी दो गुना हो गया, तो दो से दो कट गया, फिर से R इक्वल टू रो एल बाई ए आ जाएगा आपका। तो जो पहले फार्मूला था वही अब भी रहा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा गलत, प्रतिरोध 2 गुना हो गलत, प्रतिरोध 2 गुना गलत, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा, ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये फार्मूला याद रहना बहुत जरूरी है, R इक्वल टू रो एल बाई ए। यहां से आपसे यूनिट पूछेगा तो यूनिट बता दोगे, आपसे इस तरह से तार के मोटाई लंबाई को दुगुना तिगुना करने का क्वेश्चन पूछेगा तो भी आप बता दोगे, तो इसलिए ये फार्मूला आप याद रखोगे। चलो आगे बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको सिखाया है वो आपके सामने आ गया। लगे हाथ यहाँ पे एक बात और आप लोगों के साथ में डिस्कस कर देना चाहता हूं, एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड बस। देखिए पहले कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। ये देखिए ये बताना चाह रहा हूं कि अगर प्रतिरोध का सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, और उतने ही मान लो ये 3 3 3 के
एक बार हमने सीरीज में जोड़ दिया और एक बार इन्हीं को हमने क्या किया, पैरेलल में जोड़ दिया। क्या किया, एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में, ठीक है ना। अब आपसे पूछेगा कि सीरीज वाले में ज्यादा मात्रा आएगी, जो रिजल्टेंट निकल के आता है आर, वो सीरीज वाले में ज्यादा होगा या फिर पैरेलल में। तो आप कहोगे कि सीरीज वाले में प्रतिरोधकता जो होती है ज्यादा आती है, क्योंकि ये सीरीज में सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, और जब आप पैरेलल समांतर जोड़ोगे तो प्रतिरोध कम हो जाता है, ठीक है, ये याद रखोगे। अब यहाँ पे देखिए, इसने आपसे कुछ पूछ रखा है क्वेश्चन, क्या पूछ रखा है इसको देख लेते हैं। कह रहा है अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के बीच का अंतर आपको बताना है। तो अधिकतम कब आएगा, जब आप प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ोगे तो अधिकतम आएगा। अब मैं इसको मिटा दूं, चलो मैं इसको रब कर देता हूं ताकि मैं आपका सॉल्यूशन यहीं करवा सकूं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कह रहा है अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध के बीच अंतर जो कि प्रत्येक 1/3 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़ने के द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखिए आपके सामने 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3। तीनों कितने कितने के हैं, 1/3 के हैं। ये भी 1/3 दिया है उसने, देखिए 1/3 के 3 बोला है, 1/3 ये भी है, 1/3 ये भी है। अब आपसे कह रहा है कि इसको किस तरह से जोड़ो कि एक बार जो अधिकतम आए और एक बार जो न्यूनतम आए उनका अंतर बता दो मुझे। तो अधिकतम के लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे कि सर इन्हें सीरीज में जोड़ दो, तो अधिकतम आ जाएगा, अभी मैंने सिखाया। तो 1/3, 1/3, 1/3, एक बार इन्हें सीरीज में ऐड करो जरा, कितना आ जाएगा। डायरेक्ट होता है फार्मूला R1 + R2 + R3, तो 1/3 + 1/3 + 1/3। अब इनका एलसीएम ले लोगे तो 3 आ जाएगा, ऊपर सारे जुड़ जाएंगे, 3/3 मतलब 1 आ गया मैक्सिमम, ठीक है ना। मैक्सिमम प्रतिरोध 1 आ गया। अब आपको इसका मिनिमम निकालना है, ठीक है ना। मिनिमम प्रतिरोध निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1/R, फार्मूला याद है ना, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है, ठीक है। चलो इनको जरा जोड़ो, तो 1/1/3 करोगे तो उल्टा होकर के सीधा हो जाएगा। देखो 1/1/3 करोगे तो बाद में ये ऊपर ही जाएगा, तो सीधा सीधा मैं इसको ऐसे ना लिख दूं, 3 पहला वाला, फिर दूसरा वाला 3, फिर तीसरा वाला 3। ये समझ रहे हो कैसे लिख रहा हूं मैं, 1 करके ही लिखा हूं, ठीक है। अरे देखो किसी को दिक्कत है इसलिए मैं पूरा ही लिख देता हूं। चलो 1/1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1/1/3। अब इनको जब सॉल्व करोगे सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो ये आ जाएगा आपका 3 + 3 + 3, कुल मिलाकर के आपके साथ कितना आ जाएगा, ये 9। ये आ गया 9। 9 किसका आया, 1/R का, 1/R रिजल्टेंट, फाइनल R का 9 आ गया। तो R कितना आ जाएगा, उलट दो इसको, 1/9, तो ये आ गया मिनिमम, ठीक है ना। चलो मैक्सिमम कितना आया, 1 ओम आया है, मैक्सिमम 1 ओम आया है, मिनिमम आपका आया 1/9 ओम। अब आपसे उसने इसी का अंतर पूछा है, तो 1 में से घटा दो 1/9 का, वही आंसर हो जाएगा। तो 9 × 9, 9 में से 1 गया 8/9, 8/9 ओम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन पे दे रखा है, ठीक है। आई होप चीजें आप लोग समझ गए होंगे। और भी क्वेश्चन है क्या, नहीं, आज की क्लास में यहां तक है। इसका एक पार्ट मैं और लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को क्लास 6 से 8 तक की जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए उससे रिलेटेड पहले थ्योरी कराऊंगा, फिर उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको डिस्कस करूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही हमारा अब बहुत जल्दी हम लोग फिजिक्स वाले सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, फिर केमिस्ट्री के सारे चैप्टर, फिर बायो के एक एक करके, बाकी पैरेलल में आपकी मैथ की क्लास चली रही है जिसको मैं डिटेल में सिखा रहा हूं, तो उसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।